आज हम बात करने वाले हैं चार धाम महामार्ग की। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि ये आस्था, इंजीनियरिंग और कुछ बेहद चौंकाने वाली सच्चाइयों का एक संगम है। तो चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। ये है 900 किलोमीटर लंबा चार धाम महामार्ग। इसको बनाया गया है दुनिया की सबसे मुश्किल और पवित्र तीर्थयात्राओं में से एक को आसान और सबसे जरूरी सुरक्षित बनाने के लिए। लेकिन क्या स्टील और कंक्रीट की ये शानदार बनावट ही पूरी कहानी है या कुछ और भी है? सबसे पहले तो उस जबरदस्त इंजीनियरिंग की बात करनी ही होगी जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जान है। देखिए, हिमालय जैसे विशाल और दुर्गम पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब देखिए, यहाँ की असली चुनौती है यहाँ का भूगोल। ये पहाड़ बहुत ही अस्थिर हैं, जहाँ 1500 मिलीमीटर तक बारिश होती है और तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है। तो इन ढलानों को गिरने से रोकने के लिए सॉइल नेलिंग जैसी टेक्निक इस्तेमाल की गई। मतलब 6 से 12 मीटर लंबी स्टील की रॉड से पहाड़ को अंदर से ही एक तरह से सिल दिया गया और साथ में बायो इंजीनियरिंग से कुदरती तौर पर भी इन्हें मजबूत बनाया गया है। और ये दिखाता है कि कैसे पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाया गया। यहाँ भारी भरकम विस्फोट करने के बजाय न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल हुआ। इसमें होता क्या है कि पहले थोड़ी खुदाई की जाती है, फिर फौरन उस पर हाई प्रेशर सीमेंट यानी शॉटक्रीट का स्प्रे होता है और फिर उसे स्टील के फ्रेम से मजबूती दी जाती है। इस प्रोजेक्ट में ऐसी कुल 17 सुरंगें हैं, जिसमें 450 मीटर लंबी चंबा टनल भी है, जिसने ट्रैफिक जैम की एक बहुत बड़ी मुसीबत को ही खत्म कर दिया। और ये यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा सफर है। सोचिए, 10 दिन की यात्रा जो हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है, फिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ तक जाती है। इस दौरान यात्री 4000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ये महामार्ग इसी मुश्किल सफर को पूरे साल मुमकिन बनाने के लिए बनाया गया है। यहाँ तक तो सब कुछ एक शानदार इंजीनियरिंग के कारनामे जैसा लगता है ना? लेकिन जैसे ही हम सड़क से नजर हटाकर सिस्टम की जांच करते हैं, एक बिल्कुल अलग और चिंताजनक तस्वीर उभरती है। और यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। रास्ता तो बना दिया, पर क्या उस पर होने वाला सफर वाकई में सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की ऑडिट रिपोर्ट से। और इस रिपोर्ट ने उन सिस्टम की खामियों को उजागर किया है जो इस इंजीनियरिंग के चमत्कार पर भी भारी पड़ रही हैं। तो चलिए अब CAG रिपोर्ट के उन तथ्यों को देखते हैं जो बताते हैं कि प्रशासन और नियमों के पालन में कितनी बड़ी चूक हो रही है। ये देखिए, पहला और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, 67,000 से ज्यादा गाड़ियां बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही हैं। और सुनिए, इसमें 561 एम्बुलेंस और 34 स्कूल बसें भी शामिल हैं। यही नहीं, 12,000 से ज्यादा गाड़ियां पहाड़ी रास्तों पर बिना स्पीड गवर्नर के चल रही हैं। ये वो डिवाइस है जो गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल तो और भी बुरा है। 6,343 गाड़ियां एक्सपायर हो चुके परमिट पर सवारियों को ढो रही हैं। ये तो यात्रियों की सुरक्षा से सीधा सीधा खिलवाड़ है। और आखिर में लगभग 44,000 निजी गाड़ियां ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तक रिन्यू नहीं हुआ है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि नियमों को कितनी लापरवाही से लिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे ड्राइवर इन खतरनाक सड़कों पर गाड़ी चला कैसे रहे हैं? तो जवाब छिपा है हिल एंडोर्समेंट की प्रक्रिया में। ड्राइवर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कोई असली ड्राइविंग टेस्ट होता ही नहीं। पूरे राज्य में सिर्फ एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग ट्रैक है देहरादून में, जिसे भी आराम से बाईपास कर दिया जाता है। और सबसे हैरानी की बात, CAG को पता चला कि एक दफ्तर ने एक ही दिन में 628 ड्राइविंग टेस्ट कर दिए। ये तो प्रैक्टिकली नामुमकिन है और ये सीधे सीधे एक बड़े फ्रॉड की तरफ इशारा करता है। और जब बात आती है नियम लागू करने की, तो टेक्नोलॉजी भी फेल होती दिख रही है। ये जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे हैं, इन्होंने 32 लाख गाड़ियों की जांच की, 4 लाख से ज्यादा नियम तोड़ने वाले पकड़े, लेकिन उनमें से सिर्फ 3.8% पर ही कोई असली कार्रवाई हुई। तो ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? वजह बहुत सीधी सी है। ये कैमरे वाहन 4.0 नाम के मेन डेटाबेस से जुड़े ही नहीं हैं। इसका नतीजा 87% से ज्यादा चालान सिर्फ हेलमेट न पहनने या बाइक पर 3 सवारी जैसे छोटे अपराधों के लिए होते हैं, जबकि बिना फिटनेस और बिना परमिट वाली खतरनाक गाड़ियां वो आराम से निकल जाती हैं। ये कहानी सिर्फ लापरवाही की नहीं, बल्कि पैसों के कुप्रबंधन की भी है।
प्रदूषण कंट्रोल के लिए 209 करोड़ रुपए जमा हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ 5% यानी 10 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। ऐसा ही हाल सड़क सुरक्षा फंड का है, जहां जमा हुए 95 करोड़ में से आधे से भी कम का इस्तेमाल हुआ। और ये खामियां ना सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं है, ये जमीन पर भी साफ दिखती हैं। एक तरफ वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इतनी गड़बड़ियां हैं कि सीएजी को ऐसे केस मिले जहां रजिस्ट्रेशन की तारीख गाड़ी खरीदने की तारीख से भी पहले की थी, और दूसरी तरफ जब्त की गई गाड़ियां सालों साल खुले में सड़ती रहती हैं, न उनकी नीलामी होती है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और न ही सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार होता है। तो क्या इसका कोई हल है? अच्छी बात यह है कि सीएजी ने सिर्फ समस्याओं को गिनाया नहीं है, बल्कि उन्हें ठीक करने का एक साफ सुथरा रास्ता भी दिखाया है। ये सिफारिशें बहुत सीधी और कारगर हैं, जैसे कि फिटनेस और परमिट एक्सपायर होने से पहले ही मालिकों को एसएमएस अलर्ट भेज दो। हिल एंडोर्समेंट के लिए एक असली और सख्त ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य करो। सभी कैमरों को वाहन 4.0 डेटाबेस से जोड़ो ताकि असली अपराधी पकड़े जा सकें। और जो सुरक्षा फंड जमा है उसके सही इस्तेमाल के लिए एक सालाना एक्शन प्लान बनाओ। आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर लाता है। असली सुरक्षा सिर्फ चौड़ी सड़कों या ऊंची सुरंगों से नहीं आती। ये असल में 3 चीजों का संतुलन है: प्रकृति, इंजीनियरिंग और सबसे जरूरी शासन। देवभूमि में एक सुरक्षित यात्रा तभी मुमकिन है जब वहां का परिवहन, शासन और नियम उतने ही मजबूत और पारदर्शी हों जितना कि इन पहाड़ों को थामने वाला स्टील और कंक्रीट। इंजीनियरिंग तो एक रास्ता बना सकती है, लेकिन उस रास्ते पर सफर को सुरक्षित बनाना, ये एक मजबूत और जवाबदेह शासन की ही जिम्मेदारी है।